किसान साथियों, आज इस कार्यक्रम में हमारे मेहमान हैं वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ। और आज आपसे बातचीत का विषय रहेगा लंपी स्किन डिजीज, कारण, लक्षण और बचाव। डॉक्टर वशिष्ठ, कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। डॉक्टर वशिष्ठ, विगत 2-3 माह से लगातार सूचना माध्यमों से ये जानकारी सामने आती रही है और हमने भी अखबारों में पढ़ा है कि लंपी स्किन डिजीज़ हमारे प्रदेश में और देश के अन्य भागों में फैल रही है। सामान्य तौर पर इसे LSD कहा जाता है। हमारे किसान साथियों को बताएं कि ये बीमारी, ये रोग इतना खतरनाक क्यों है। एक तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये जो डिजीज़ है लंपी स्किन डिजीज़, ये एक वायरल डिजीज़ है और आपको पता है कि वायरस जो होता है वो बहुत तेज़ी से फैलता है। तो लंपी स्किन डिजीज़ जो है वो एक वायरस होती है जिसको बोलते हैं कैप्री पॉक्स वायरस। ये कैप्री पॉक्स वायरस जो है ये लगभग जैसे शीप पॉक्स का वायरस है, गोट पॉक्स का वायरस है, उसी के जैसा है। इस डिजीज़ में क्या होता है कि बहुत सारे एनिमल्स एक साथ इन्फेक्ट होते हैं। किसी क्षेत्र में ये बीमारी आ जाती है और कोई एनिमल इस डिजीज से पीड़ित होता है तो जो मक्खी और मच्छर होते हैं या टिक होता है वो बाइट करते हैं, वो काटते हैं। खून चूसने वाले जितने भी आर्थ्रोपोड हैं, इंसेक्ट हैं, उनके काटने से ये बीमारी उन मक्खी मच्छर टिक में चली जाती है और जब वो स्वस्थ पशु को काटते हैं तो ये बीमारी इस तरीके से दूसरे पशु में चली जाती है। और आपको पता है इस समय बरसात का मौसम है, गर्मियां हैं, तो ऐसे में मक्खी मच्छर की तादाद बहुत ज्यादा है और चूंकि तादाद बहुत ज्यादा है तो इसी वजह से इस बीमारी का प्रकोप भी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो वायरस है, लेकिन वायरस होने के बाद इसका जो मुख्य फैलने का कारण है वो मक्खी मच्छर है। तो इस बीमारी के अंदर क्या होता है कि जो शरीर है, शरीर के ऊपर बहुत सारी गांठें बन जाती हैं। वो गांठें इसलिए बनती हैं कि जो शरीर की लिम्फ नोड होती हैं वो लिम्फ नोड धीरे धीरे पहले छोटा सा दाना बनता है, फिर धीरे धीरे और बड़ी होती चली जाती हैं, फिर उसका जो साइज है 2 से 5-6 सेंटीमीटर तक चला जाता है, फिर वो पक जाती हैं, उसके बाद वो फट जाती हैं। ये शरीर में किसी भी हिस्से में बन सकती हैं। आप ये मान के चलिए कि ये बीमारी शरीर के किसी भी हिस्से में बन सकती है, जैसे कि नाक का आगे का हिस्सा है, मजल है, गर्दन है, पीठ है, जो साइड के हिस्से हैं, जो उदर का साइड का हिस्सा है उसमें, टेल पर, जननांगों पर, थन पर, कई जगह, इवन जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े हैं, उनके अंदर भी गांठें बन जाती हैं। ट्रैकिया जो सांस की नली होती है उसके अंदर भी गांठें बन जाती है। तो इस तरीके से ये बीमारी जो है पशु को बहुत ज़्यादा परेशान करती है और कई तरीके से नुकसान पहुंचाएगी। तो इसमें कौन से पशु हैं जो आम तौर पर ग्रसित होते हैं? देखिए, ज़्यादातर जो ग्रसित होने वाले पशु हैं वो हैं जो अभी छोटे हैं, जिनकी आयु कम है, बछड़े बछड़ी। दूसरे वो जिन्होंने अभी अभी दूध देना शुरू किया है, जिन्होंने अभी अभी जो है जिनकी डिलीवरी हुई है, जिन्होंने अभी अभी बच्चा दिया है, तो वो एनिमल ज़्यादा प्रोन है। और तीसरे वो जो जिनका पोषण सही तरीके से नहीं है, जो कमजोर हैं, जिनको खाने पीने को अच्छे से नहीं मिलता है और जिनकी प्रतिरोधक क्षमता वो कम होती है, तो ऐसे पशु इस बीमारी में ज़्यादा ग्रसित होने की संभावना रखते हैं। इसे नोटिफाइबल डिजीज भी कहते हैं, इसका मतलब क्या है? एक्चुअली नोटिफाइबल डिजीज है ये, निश्चित रूप से। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जब वो क्षेत्र में फैलती है तो सरकार की जिम्मेदारी होती है, किसी भी पशु चिकित्सा अधिकारी की जिम्मेदारी होती है कि वह जैसे ही वो क्षेत्र में बीमारी हो तुरंत जो है सरकार को बताए, सरकार उसको आगे अपने जो ऊपर का स्तर है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहां तक बताए और फिर उसके आगे भी इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी रिपोर्टिंग होती है। तो इस तरह की डिजीज को नोटिफाइबल डिजीज कहते हैं। तो ये भी एक नोटिफाइबल डिजीज है, इसको नोटिफाई करना, इसको जानकारी इसकी देना समय से बहुत जरूरी है। तो जैसे हम इसे बहुत ही गंभीर रोग मान रहे हैं और लगातार इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, तो आप बताएं कि किस तरह से जो हमारे पशु हैं उनके कारण आर्थिकी पर भी प्रभाव पड़ सकता है? निश्चित रूप से होता क्या है कि ये डिजीज़ जल्दी से जाती नहीं है। एक बार अगर ये डिजीज़ किसी पशु में आ जाए तो शुरुआत होगी, फिर धीरे धीरे बुखार आना शुरू होगा, धीरे धीरे और भी चीज़ें होंगी। हो सकता है कि इस बीमारी में जो है थैलेला भी हो जाए, सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से। हो सकता है कि पशु लंगड़ा के चले, पशु ढंग से उठे ना बैठे, बहुत तरीके से जो है पशु को परेशानी होती है। हो सकता है निमोनिया डेवलप हो जाए, सांस लेने में दिक्कत आए। तो ऐसी जो इस तरह की जो लक्षण होते हैं उनके इलाज करने में पशुपालक को काफ़ी दिक्कतें आती हैं। निश्चित रूप से जब कोई भी पशु बीमार होगा तो उसके इलाज पे पैसा लगेगा। और एक और बात वो ये कि ऐसे पशु जो अभी दूध दे रहे थे और अच्छा दूध दे रहे थे, उनका दुग्ध उत्पादन एकदम से नीचे गिर जाता है। तो एक तो इलाज में पैसा खर्च होता है, साथ में दूध ना बेच पाने की वजह से पशुपालक को दिक्कतें आती हैं। तो हर तरीके से पशुपालक जो है गिर जाता है। तो निश्चित रूप से ये एक सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट की एक डिजीज है, इसमें काफी ज्यादा नुकसान होता है, इलाज में भी काफी खर्चा हो जाता है। डॉक्टर वशिष्ठ, हमारे किसान साथियों को बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे होती है? देखिए, होता क्या है कि मान लीजिए जैसा मैंने बताया कि किसी मक्खी मच्छर ने किसी पशु को काटा, स्वस्थ पशु को काटा, और वो मक्खी मच्छर इस वायरस को अपने अंदर रखते हैं। तो काटने के बाद ये बीमारी खून में चली जाती है
1-2 दिन के बाद शरीर पे छोटे छोटे दाने बनते हैं, फिर वो दाने धीरे धीरे बढ़ते हैं। 3-4 दिन के बाद उन दानों का साइज और बढ़ता चला जाता है। उसके बाद जो दानों का साइज है वो मैंने बताया कि 2 से 5 या 6 सेंटीमीटर तक बढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि कई तरह के लक्षण जो हैं वो आने लगते हैं, जैसे कि नाक से पानी बहना, आंख से पानी बहना, दस्त भी लग सकता है, लंगड़ा के चलेगा पशु। और ये जो वायरस है ये सलाइवा में भी आना शुरू हो जाता है, ये पेशाब में भी आना शुरू हो जाता है, ये आंख के आंसू हैं उनमें भी आना शुरू हो जाता है। और यहाँ तक कि अगर हम देखें 42 दिन के बाद ये पशु जो नर पशु है उसके वीर्य में भी आना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से जो वायरस है वो पूरे शरीर के अंदर फैल जाता है और धीरे धीरे ये बीमारी बढ़ती चली जाती है। एक वायरस LSD का जो वायरस है वो जो गांठें होती हैं जब वो फट जाती हैं तो उस गांठ के अंदर लगभग 35 दिन तक रह सकता है। अगर पशु मर जाए और उसकी स्किन को ड्राई करके भी रख दें तो 18 दिन तक जो है उसकी ड्राई स्किन में रहता है। तो आप समझ सकते हैं कि सोर्स ऑफ इन्फेक्शन भी बना रहता है। तो यदि हम उत्तराखंड राज्य की बात करें या हम देश की बात करें, ये बीमारी यहाँ तक कैसे पहुंची? देखिए, ये बीमारी दुनिया में सबसे पहले 1929 में जाम्बिया में रिपोर्ट हुई। उसके बाद ये अफ्रीकन कंट्रीज, जो अन्य अफ्रीकन कंट्रीज थी उसमें धीरे धीरे फैली। वहां से फैलने के बाद फिर ये रशिया की तरफ गई, फिर उसके आसपास की जो कंट्री थी, देश थे, वहां पर ये फैली। अल्बानिया है, अर्मानिया है, अजरबैजान है, ग्रीस है, फिर उसके बाद ये सऊदी अरेबिया है, इराक है, ईरान है। इस तरीके से जो है ये बीमारी धीरे 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 यूरोप और एशिया में भी जाने के लिए तैयार हो गई। और 2019 में उड़ीसा में पहला इसका केस देखने को मिला था और उड़ीसा से आज ये लगभग 8-9 प्रदेशों में ये बीमारी फैल चुकी है। यदि हम संक्रमण की बात करें तो कितने प्रतिशत पशु इससे संक्रमित हो सकते हैं? देखिए, जो संक्रमण का जो इसका प्रभाव है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसमें लगभग ये मान के चलिए कि 5 से 45% तक पशु इसमें संक्रमित होते हैं। और कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि 100% पशु, अगर किसी फार्मर के पास 10 पशु हैं तो 10 के 10 पशु इससे ग्रसित हो जाएंगे। तो जो संक्रमण की जो इसकी दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसमें मैं एक चीज़ और भी ऐड कर देता हूँ, बता देता हूँ आपको कि इसमें जो मृत्यु दर है, मृत्यु दर इसमें वो वेरी करता अलग अलग तरीके से। लगभग 10% से ये 5 से 10% के आसपास मृत्यु दर होती है, लेकिन कभी कभी ये 40% तक भी जा सकती है। तो इसलिए सावधान रहने की आवश्यकता है। डॉक्टर वशिष्ठ, संक्रमण किन बातों पर निर्भर करता है? ये एक बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए, किसी भी पशु के संक्रमण होने के लिए कुछ चीजें जिम्मेदार हैं। एक तो आसपास जो है आपके क्षेत्र में मक्खी मच्छर का प्रकोप कितना है उस पर निर्भर करता है। आपके आसपास के क्षेत्र में वहां पे जो वाटर बॉडी है, जल भराव वहां पर किस प्रकार का है, कोई आसपास तालाब तो नहीं है, पानी रुका हुआ तो नहीं है, कोई और वाटर बॉडी तो नहीं है, ठीक है। आपके आसपास जहां पर आप पशु को रखते हैं वहां पर जो आप बर्तन रखते हैं, जितने भी हैं पॉट्स वगैरह होते हैं, वहां पे पानी उनके अंदर भरा हुआ तो नहीं है। उससे मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे, मच्छर ज़्यादा पैदा होंगे तो निश्चित रूप से जो है बीमारी का भी फैलाव ज़्यादा होगा। पशु की उम्र का भी इस पर प्रभाव पड़ता है। पशु की जो प्रतिरोधक क्षमता है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई पशु अच्छा प्रतिरोधक क्षमता रखता है तो उसको ये बीमारी नहीं होगी, लेकिन कोई अगर कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाला पशु है तो इसको बीमारी जल्दी हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा हवा की गति का भी इस पे प्रभाव पड़ता है। अगर हवा तेज चले और किसी एक एरिया की तरफ चले तो निश्चित रूप से बीमारी उस एरिया में ज्यादा हो सकती है। तो ये तो वो बातें आपने बताई जिन पर संक्रमण निर्भर करता है। संक्रमित होने के बाद पशुपालक क्या कर सकता है यदि उसका पशु संक्रमित हो गया है? जी, देखिए, सबसे पहले तो ये जानना है कि पशु के शरीर पे जो दाने बनते हैं बहुत सारी बीमारियों में बनते हैं। अगर आपके पशु के शरीर पे दाने बन रहे हैं और आपको एकदम से भय होता है कि ये कहीं लंपी स्किन डिजीज तो नहीं है, दिमाग बिल्कुल चलना चाहिए आपका कि ये लंपी स्किन डिजीज हो सकती है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि लंपी स्किन डिजीज हो। उसके लिए आपको आपके आसपास के क्षेत्र उसका भी अध्ययन करने की जरूरत है, आपको अवेयर होने की जरूरत है, आपको ये पता करने की जरूरत है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके क्षेत्र में बीमारी आ चुकी है। अगर ये बीमारी और भी अन्य पशुओं में देखी जा रही है तो आपको तुरंत अपने नजदीक के पशु चिकित्सा अधिकारी को इसको सूचना देनी पड़ेगी। वो अपनी टीम के साथ आएंगे और आपके पशु का इलाज करेंगे। दूसरा ये कि जो पशु बीमार हो चुका है लंपी स्किन डिजीज से, आप उसको तुरंत अलग बाड़े में रखेंगे, उसको क्वारंटीन कर देंगे। एक तरह से जैसे कोरोना में मनुष्यों का क्वारंटीन किया जाता था, इस तरह से पशुओं का भी क्वारंटीन करने की आवश्यकता है। तो जो बीमार पशु हैं उनको आप अलग से क्वारंटीन कर दीजिए और उसके आसपास जो है साफ सफाई का वहां पे ध्यान रखें कि वहां पे मक्खी मच्छर ना हो, ताकि अगर मक्खी मच्छर उसको काटेंगे तो आप कितना भी पशु को अलग करके रख लेंगे तो मक्खी मच्छर उड़कर वो दूसरे पशु को भी काट सकते हैं और उसके लिए कोई दूरी की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, कोई महत्ता नहीं है। वो मक्खी मच्छर कितनी भी दूरी चल के जा सकते हैं। तो ऐसे में सबसे पहला काम ये कि पशु को अलग रखना है। दूसरा ये कि जो व्यक्ति उस पशु
के साथ काम कर रहा है, जो व्यक्ति इस पशु को हाथ लगा रहा है, जो व्यक्ति इस पशु का दूध निकाल रहा है, वो भी अपने मूवमेंट को, अपने आने जाने को भी वो कंट्रोल करके रखे। जब तक आपका पशु ठीक नहीं हो जाता, आप दूसरे पशुओं के पास न जाएं, दूसरे फार्म पर न जाएं, दूसरे पशुपालक के यहाँ न जाएं, ताकि किसी भी तरीके से कांटेक्ट से भी ये बीमारी फैल सकती है, लेकिन बहुत रेयर केस में। लेकिन फिर भी जितना एहतियात हो सकता है उतना एहतियात रखने की जरूरत है। उसके अलावा जो जितने भी लक्षण हैं उनको ध्यान रखना है, और अपने क्षेत्र के आसपास के जितने भी एरियाज हैं, जो घर हैं और नाली हैं, नाली चौक ना होने दें। नाली चौक होगी तो निश्चित रूप से वहां पे मक्खी मच्छर पनपेंगे, तो नाली को चौक ना होने दें। अपने फार्म पे या जहां पर आप पशु को रखते हैं वहां पर साफ पानी से वहां पर दिन में 2-3 बार अच्छे से सफाई करें, ताकि किसी भी तरह की वहां पे गंदगी ना रहे और मक्खी मच्छर ना पनपे। आपने बताया कि पशुपालक जो है वो बहुत ध्यान रखे, अपने जो उसकी मूवमेंट्स है उनको भी कंट्रोल रखे। तो क्या ये मनुष्य में भी फैल सकती है बीमारी? देखिए, ये बीमारी मनुष्य में नहीं आ सकती। ये स्पेसिफिकली ये बीमारी केवल और केवल कैटल मतलब गाय और भैंसों में ही आती है, ये मनुष्य में नहीं आती। तो क्या ये भेड़ बकरियों में भी हो सकती है? नहीं, ये बीमारी अभी तक कोई ऐसा नेचुरल केस नहीं पाया गया है जिसमें ये बीमारी किसी भेड़ और बकरी में हो सकती है। हाँ, ये एक्सपेरिमेंटली देने की कोशिश की है, उससे संक्रमण हुआ है, लेकिन नेचुरल केस अभी तक कोई ऐसा नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। तो डॉक्टर वशिष्ठ, लंपी स्किन डिजीज जो कि इस समय एक प्रकोप की तरह फैल रही है, और खासतौर से हमारा उत्तराखंड, उसमें भी हरिद्वार जिला इससे ज्यादा प्रभावित है, क्या सरकार द्वारा कोई टीकाकरण की व्यवस्था की गई है? जी, निश्चित रूप से। जिन एरियाज में ये बीमारी आ चुकी है, हमारे हरिद्वार के कुछ एरिया हैं, भादराबाद के आसपास के एरिया है, और भी एरिया है, तो सरकार का प्रयास है, हमारे पशुपालन विभाग का प्रयास है, हमारे जो आदरणीय डायरेक्टर साहब हैं डॉक्टर प्रेम कुमार, उनका बहुत बड़ा प्रयास इसमें रहा है, और हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं, ऑनरेबल सेक्रेटरी साहब हैं डॉक्टर VRB पुरुषोत्तम साहब, उन्होंने पर्सनली इंटरेस्ट लेके, और हमारे जो माननीय मंत्री हैं पशुपालन के, ठीक है, उन्होंने भी इसमें अपना पर्सनल इंटरेस्ट लेते हुए इन सारी चीजों का अध्ययन स्वयं करके आसपास के क्षेत्रों में टीकाकरण की व्यवस्था की है, और हमारी टीम लगातार लगी है इस चीज पे। आंख हम लगाए बैठे हैं कि किस तरह से ये बीमारी हम कंट्रोल कर लें जल्दी से जल्दी। डॉक्टर वशिष्ठ, आपने बताया कि 5 से 10% पशु इससे संक्रमित हो सकते हैं, और आपने मृत्यु दर भी बताई कि 5 से 10%, और कभी कभी ये 40% तक जा सकती है। जी। तो जिन पशुओं की मृत्यु होती है उनका निस्तारण कैसे किया जाए? देखिए, अभी कुछ दिन पहले मैंने कुछ न्यूज़पेपर में पढ़ा कि जैसे पंजाब हरियाणा में इस बीमारी का प्रकोप हुआ है, और वहाँ पर लोगों ने जो अपने मृत पशु हैं वो कई बार जंगल में ऐसे ही फेंक देते हैं, खेतों में ऐसे ही फेंक देते हैं। ये गलत तरीका है। अगर किसी भी पशु की मृत्यु लंपी स्किन डिजीज से होती है तो उसका वायरस मरने के बाद भी उसके शरीर में बना रहता है, और अगर उसको मरने के बाद उसको कहीं भी ऐसे फेंक दिया तो होगा क्या कि मक्खी मच्छर उसको भी काटेंगे, वायरस उनके अंदर भी जाएगा, और ये वायरस किसी भी स्वस्थ पशु के अंदर चला जाएगा मक्खी मच्छर के काटने के माध्यम से। तो इस तरह से नहीं करना चाहिए। उसके लिए क्या तरीका है, आपका जो पशु अगर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है तो आप एक गहरा गड्ढा खोद के उसमें उसको दबा दें, ताकि इस बीमारी को आप आगे बढ़ने से रोक पाएं। ये एक नैतिक जिम्मेदारी भी है, और एक हमारा जो है ये साइंटिफिक तरीका भी है बीमारी को कंट्रोल करने का। इसमें एक चीज़ और मैं ऐड कर देता हूँ, वो ये कि जो टीकाकरण है इसमें भारत सरकार की कुछ गाइडलाइन है जिसको हम फॉलो कर रहे हैं। अभी हमारी सरकार ने और हमारे विभाग ने गोट पॉक्स की वैक्सीन का इंतजाम किया है। तो जो ऐसे क्षेत्र जहां पर यह भी बीमारी नहीं आई है और आसपास के एरिया हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी क्षेत्र में बीमारी आ चुकी है तो उसके करीबन 4 से 5 किलोमीटर के एरिया में रिंग मेथड में हम लोग टीकाकरण करते हैं, और बाकी एनिमल जहां पर अभी इन्फेक्शन नहीं आया है उन एनिमल्स को हम वैक्सीनेट करते हैं, टीका लगाते हैं, ताकि एक रिंग में जो है वैक्सीनेशन हो जाए और बीमारी को हम उस गोले से, उस स्फीयर से बाहर ना जाने दें। तो इस तरह के प्रयास हमारे लगातार चल रहे हैं। तो डॉक्टर शैलेंद्र वशिष्ठ, आज आप इस कार्यक्रम में आए और आपने लंपी स्किन डिजीज, कारण, लक्षण और उपचार विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमारे श्रोताओं के साथ साझा की। आपका स्टूडियोज में आने पर बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।